हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑन सेल। माल के अधिकार के हस्तांतरण संबंधी नियम। पिछली वीडियो मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में। और आज हम करेंगे माल के अधिकार का जो हस्तांतरण है उसको जो है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो माल के अधिकार का हस्तांतरण या टाइटल ऑफ सेल का मतलब है माल के स्वामित्व के अधिकार का हस्तांतरण करने से मतलब है सिर्फ माल के हस्तांतरण से नहीं है, यानी कि उसकी पोजेशन से नहीं है, बल्कि उसके स्वामित्व का अधिकार जो है वो एक से दूसरे के पास ट्रांसफर करने से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बायर से सेलर के पास जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, कब होती है, किन किन स्थितियों में, किस किस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। बट आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे कि कौन जो है वो टाइटल जो है वो एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, कि किसके पास वो अधिकार है कि वो माल का स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकता है। तो इसके बारे में क्या है कि जनरल रूल क्या कहता है कि नो मैन कैन सेल गुड्स एंड गिव अ गुड टाइटल अनलेस ही द ऑनर ऑफ द गुड्स। की एक पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो जो सामान बेच रहा है वो अपने से अच्छा टाइटल, यानी कि जैसा उसके पास ऑनरशिप टाइटल है उससे एक अच्छा टाइटल जो है वो किसी दूसरे को नहीं दे सकता। यानी कि जो उसके पास है सिर्फ वैसा ही टाइटल वो दूसरे के पास दे सकता है। अगर उसके पास सही टाइटल है, यानी कि वो उसका मालिक है, तभी वो मालिकाना हक दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। कि यानी कि अगर उसके पास जैसा टाइटल है, अगर उसके पास डिफेक्टिव टाइटल है, यानी कि उसने गलत तरीके से उसको सामान को एक्वायर किया, तो वो आगे जिसको वो सामान बेच रहा है उसको वो एक अच्छा टाइटल जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक चोर ने जो है वो सामान को चोरी किया और चोरी करने के बाद जो है वो आगे बेच दिया, तो जिसने वो सामान खरीदा तो उसको एक अच्छा बेटर टाइटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जिससे सामान खरीदा है वो उस सामान का मालिक नहीं है। और जो सामान का असली मालिक है वो उस खरीदने वाले से सामान को वापस ले सकता है विदाउट पेइंग एनीथिंग, कि बिना कुछ पे किए जो है वो उस खरीदने वाले से सामान वापस ले सकता है। क्योंकि जिससे उसने सामान खरीदा था, खरीदने वाले ने चोर से सामान खरीदा था, तो चोर के पास बेटर टाइटल नहीं था, चोर के पास जो है वो उस सामान का अधिकार नहीं था। तो वो अपने से अच्छा टाइटल, अपने से अच्छा स्वामित्व अधिकार जो है वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी कि जो जिसके पास नहीं है वो दूसरे को आगे कैसे दे सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आगे कैसे बेच सकता हूँ या आगे किसी को कैसे दे सकता हूँ जब मेरे पास खुद ही नहीं है वो। तो वही बात यहाँ पर भी है कि जिसके पास वो बेटर टाइटल है वही आगे उसको ट्रांसफर कर सकता है। दिस रूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है कि सिद्धांत से रिलेटेड होता है। तो ये क्या कह रहा है कि नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब है कि कोई भी जो है किसी दूसरे को वो चीज़ नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मेरे पास मालिकाना हक नहीं है, तो मैं किसी दूसरे को वो मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं कर सकता। कि जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूँ। और ये रूल बेसिकली जो है वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि ज़्यादातर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अदरवाइज क्या है कि जैसे चोर वाला एग्जांपल जैसे मैंने आपको कि वो चोर ने सामान चुराया और आगे किसी को बेच दिया, तो उसने चोर का तो कुछ भी नहीं लगा, उसने तो चोरी किया, सामान लिया और उसको जो है वो चाहे आधे पौने दामों पे जो है वो किसी दूसरे को बेच दिया। जिसने खरीदा तो उसको उसका बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, असली मालिक को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा कि इस तरह के एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाएंगी कि वो सामान उससे मैंने खरीदा था, इससे खरीदा था, वो चोर से खरीदा था। तो इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ जाएंगी और जो असली मालिक है उसका जो है वो हक कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि ऐसे अगर वो चोर से सामान लिया गया है तो चोर के पास टाइटल नहीं है, मालिकाना हक नहीं है उस सामान को बेचने का, उसको ट्रांसफर करने का, उसके मालिकाना हक को ट्रांसफर करने का। तो जो असली मालिक है वो उस सामान को खरीदने वाले से जो है वो सामान को वापस ले सकता है बिना कुछ पे किए, क्योंकि असली मालिक तो मालिक ही है और उसका मालिकाना हक अभी भी उसी के पास है। क्योंकि जिसने वो सामान चुराया था उसको वो मालिकाना हक नहीं मिला था, और अगर उसके पास मालिकाना हक नहीं था तो यानी कि जो उसने चोर ने सामान बेचा था तो बेचने वाले के पास जो है वो मालिकाना हक नहीं था, तो वो खरीदने वाले को मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये जो है वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के रूल जो है वो बनाए गए हैं। तो जनरल जो रूल है वो क्या कह रहा है कि जिसके पास टाइटल नहीं है, सामान को बेचने का अधिकार नहीं है, जो उसका सामान का ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है, वो उस सामान का जो है वो टाइटल, उसकी ऑनरशिप जो है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसके पास वो ऑनरशिप नहीं है वो दूसरे को नहीं दे सकता। कहने का मतलब कि अगर मैं ऑनर हूं तभी मैं जो है वो किसी दूसरे को उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं। टाइटल ऑफ गुड्स मैं तभी ट्रांसफर कर सकता हूं वो टाइटल ऑफ गुड्स, वो मालिकाना हक, वो स्वामित्व का अधिकार अगर मेरे पास है।
बट इसके साथ जो है इसकी कुछ एक्सेप्शंस जो है वो जुड़ी हुई हैं कि जब जो है वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स कि जो उसके मालिक नहीं है वो भी जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तब भी वो एक वैलिड ट्रांसफर मानी जाती है। और यू कैन से एक्सेप्शंस वेयर द बायर्स गेट अ बेटर टाइटल देन अ सेलर, कि सेलर से एक अच्छा टाइटल जो है वो बायर को मिलता है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब असली मालिक यानी कि जो जिसके पास वो मालिकाना हक है उसके अलावा भी कोई और पर्सन जो है उस सामान को बेचता है, तो खरीदने वाले को जो है वो सेलर से एक अच्छा टाइटल जो है यानी कि बेटर टाइटल जो है वो मालिकाना हक जो है वो बायर को मिल जाता है। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है एन ऑथोराइज्ड सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, व्यापारिक एजेंट द्वारा विक्रय, कि किसी का कोई मर्केंटाइल एजेंट है, व्यापारिक एजेंट है जिसको नॉर्मल आपने बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन में रखा हुआ है, और वो मालिक के बिहाफ पर जो एजेंट है जो सामान को बेच भी सकता है, कंसाइन भी कर सकता है, गुड्स को अपने पोजेशन में रख सकता है, सामान को रिसीव कर सकता है, पैसा रिसीव कर सकता है। तो इस तरह का जो आपने मालिक ने जो एजेंट रखा हुआ है उस एजेंट के द्वारा जो सेल की जाती है वो जो है वो एक वैलिड सेल मानी जाएगी। और एजेंट बेशक उसका सामान का मालिक नहीं है, बट उस एजेंट से जिसने वो सामान खरीदा है उसको जो है वो बेटर टाइटल उस सामान का मिलता है। और इसमें जो है वो इस को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। और उसमें कहा गया है, साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन केस कि अगर वो जो मर्केंटाइल एजेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उस सामान को बेचने के लिए ऑथोराइज नहीं भी है, तब भी जो है वो बायर को एक बेटर टाइटल जो है वो प्रोवाइड करता है, बशर्ते उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो एक मर्केंटाइल एजेंट जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो उसके बावजूद भी जो है वो एक बेटर टाइटल जो है वो बायर को दे सकता है। इन केस कि उसके पास जो है वो सामान का पोजेशन भी है, उस मर्केंटाइल एजेंट के पास गुड्स का पोजेशन भी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके पास है, और वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या पोजेशन ऑफ गुड्स है उसके लिए जो है वो उसके मालिक की ऑनर की कंसेंट है उस मर्केंटाइल एजेंट के पास। और नॉर्मल जो रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है उस रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है उसने वो अपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, और जो बायर है उसने जो है वो गुड फेथ में उस मर्केंटाइल एजेंट से सामान लिया है, उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस एजेंट के पास वो अथॉरिटी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कि किसी ने जो है वो मालिक ने अपने मर्केंटाइल एजेंट को कहा है कि ये कार जो है आपने इस रेट से कम प्राइस पर नहीं बेचनी है, इस रेट से मान लो उसने कहा है कि ये जो गाड़ी है आपने 1 लाख रुपए से कम में नहीं बेचनी है। अब मर्केंटाइल एजेंट उसने क्या किया कि उस गाड़ी को जो है वो 1 लाख रुपए से कम में बेच दिया। वो मर्केंटाइल एजेंट उसके पास अथॉरिटी थी, उसके पास पोजीशन था गुड्स का, उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गुड्स के थे, और वो किसकी कंसेंट से थे, ऑनर की कंसेंट से थे। बट प्राइस के बारे में उसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो 1 लाख से कम में उसको बेच सकता है। बट अगर उसने वो बेच दिया 1 लाख से कम में, और बायर ने जो है वो गुड फेथ में उससे मतलब कोई उसके बायर को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई उसने धोखाधड़ी या चीटिंग के लिए जो है वो गाड़ी उससे कम दामों में मर्केंटाइल एजेंट से खरीदी है, तो यानी कि गुड फेथ में अगर बायर ने वो सामान खरीदा है तो वो मर्केंटाइल एजेंट उस बायर को जो है वो एक अच्छा टाइटल जो है वो प्रोवाइड करेगा, और उस केस में जो है वो जो असली मालिक है उसका मालिकाना हक जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर से खत्म हो जाएगा। देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब होता है कि मान लो आपने किसी चीज को जो है वो सामने वाले को बताया है कि ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये सही है, सच है, और एज अ फैक्ट आपने उसको प्रेजेंट किया है, दूसरे को उसके ऊपर भरोसा दिलवाया है। बेशक वो बात जो है वो सही नहीं थी, फैक्ट नहीं थी, बट फिर भी आपने जो है वो दूसरे पर्सन को उस चीज का भरोसा दिलाया, उसको आप बाद में जो है वो मना नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज एस्टॉपल, कि उसके बाद से आप मना नहीं कर सकते, बाद में आप उस चीज को उस फैक्ट को मानने से मना नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि जो ऑनर है, असली मालिक है, वो अपने कंडक्ट से या अपने वर्ड से ऐसा प्रूव करता है सामने वाले को, बायर को ऐसा दिखाता है, प्रदर्शित करता है, समझाता है, उसको कन्विंस करता है कि ये जो पर्सन है, कोई और पर्सन, वो उस सामान का मालिक है। मतलब असली मालिक किसी और थर्ड पार्टी को जो है वो उस सामान का मालिक दिखाता है, समझाता है, बताता है, जिसने सामान खरीदना है उसके सामने जो है वो किसी और को जो है वो मालिक बना के प्रेजेंट करता है, तो और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट करता है। तो बाद में जो असली मालिक है वो ये बात से मना नहीं कर सकता कि जो बेचने वाला था इसके पास जो है वो सामान का टाइटल नहीं था, मालिकाना हक नहीं था, तो इसलिए जो है वो जो बायर ने इससे सामान खरीदा है वो उसको उसका बेटर टाइटल सही जो है वो मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो है वो नहीं कर सकता, यानी कि उसको ऐसा करने से मनाही की गई है, रोका गया है। तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल, तो इसमें कंडीशन क्या रहती है कि बायर
को कन्विंस करने के टाइम पे जो है वो सेलर जो है वहाँ पे प्रेजेंट था। उसने जो है वो, या जब सेल की जा रही थी तो सेलर वहाँ पर, ऑनर जो है वो वहाँ पर था, और उसने अपने, चाहे वो कंडक्ट से, चाहे अपने बिहेवियर से, चाहे अपने वर्ड से जो है वो ऐसा कुछ काम किया है जिससे बायर को ये भरोसा हुआ है कि जो सेलर है वही उसका मालिक है। पर जैसे मान लो ए जो है वो उसका मालिक है, बट वो मालिक जो है वो ऐसा दिखाता है कि जो खरीदने वाला है, मान लो खरीदने वाला बी है, तो वो बी को ऐसा दिखाता है कि जो सी पर्सन है वो उस सामान का मालिक है। मान लो कार का मालिक ए, और खरीदनी है वो कार बी ने, और वो ए जो है वो बी को ये बताता है कि जो है वो सी जो है उस कार का मालिक है। यानी कि बी जो है वो सी को कार का मालिक समझ के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है और सी से उस कार को खरीद लेता है, और उसको कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि इसका कार का असली मालिक जो है वो सी है, ये कन्विंस जो है उसको ए ने किया है। और बेशक चाहे वो असली मालिक ए है, तो बाद में ए जो है इस बात से मना नहीं कर सकता, इस बात से मुकर नहीं सकता कि जो है वो सी उसका मालिक नहीं है, और सी ने जो कार बी को बेची है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है। तो ऐसा करने से उसको मनाही की गई है। तो अगर ए ने जो है वो कन्विंस किया है, उसको दिखाया है अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से कि सी जो है उस सामान का, उस कार का मालिक है, तो फिर जो है वो बाद में उस चीज से मुकर नहीं सकता, उस चीज को वो मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। बेशक वो फैक्ट नहीं था, सही नहीं था, सी जो है उसका मालिक नहीं है, बट बाद में जो है वो उसको मुकर नहीं सकता, क्योंकि बी ने जो है वो गुड फेथ में सी को मालिक समझते हुए सी से वो कार परचेज की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड माना जाएगा, और बी के पास सी से बेटर टाइटल जो है वो आ जाएगा, और बी जो है वो सामान का मालिक बन जाएगा। दैट इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। देन सेल ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर। अब ज्वाइंट ओनर का मतलब क्या है कि सहस्वामी की, हो सकता है कि एक ही सामान के जो है वो एक से ज्यादा जो है वो मालिक हैं, एक से ज्यादा स्वामी हैं, एक से ज्यादा जो है वो उसके ऑनर्स हैं। तो उस केस में क्या है कि हो सकता है कि कई बार जो है वो ज्वाइंट ऑनर्स जो है वो किसी एक पर्सन को जो है वो, जैसे मान लो 3 या 4 ऑनर्स हैं, तो उसमें से वो किसी एक के पास जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो रख देते हैं, कि किसी एक के पास पोजीशन में वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है, रखी जाती है। तो वो पर्सन जिसके पास वो सामान का पोजीशन है, तो वो सामान का पोजीशन है, बट वो पोजीशन उसको जो है उसके को ऑनर्स ने परमिशन दी है कि वो उसको सामान को अपने पास रख सकता है, बट उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अकेला उस सामान को बेच दे। बट अगर वो उनमें से वन ऑफ द जॉइंट ऑनर, उनमें से कोई एक जो है वो सामान को बेच देता है, और खरीदने वाला उसको गुड फेथ में खरीद लेता है, यानी कि उसने गुड फेथ में वो सामान खरीदा है, सद्भावना रखते हुए खरीदा है, कोई चीटिंग फ्रॉड का इरादा जो है वो खरीदने वाले का नहीं था, तो गुड फेथ में अगर उसने खरीदा है और उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, सेलर के पास, उस ज्वाइंट ऑनर के पास जो है वो अथॉरिटी है बेचने की या नहीं, तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, और गुड फेथ में उस बायर ने वो सामान उनमें से किसी एक ज्वाइंट ऑनर से खरीद लिया है, तो उसके पास जो है वो बेटर टाइटल जो है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी सी तीन लोग हैं, और उनके पास जो है वो एक गाय है, और उन्होंने जो है वो गाय, तीनों ने जो है वो कहा है कि सी को कि तू जो है वो गाय की देखभाल कर ले और लुक आफ्टर कर ले इसको, जो है वो ए के पास जो है वो ए बी सी ने जो है उसको गाय को ए के पास छोड़ दिया। अब ए ने जो है उस गाय को जो है वो डी को बेच दिया, और डी ने गुड फेथ में ए से उस गाय को खरीद लिया, तो डी के पास जो है वो एक बेटर टाइटल जो है वो बेटर देन ए, यानी कि जो बेचने वाला था ए, वो तो एक को ऑनर था, तो उससे एक बेटर टाइटल जो है वो डी के पास आ जाता है, यानी कि डी जो है वो अब उस गाय का मालिक बन जाता है, बशर्ते कि उसने जो है वो ए से वो गाय गुड फेथ में खरीदी है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहां डबल हो गया, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि एक व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन अधिकार में व्यक्ति द्वारा जो है वो सामान की बिक्री की जाती है। तो उस केस में क्या रहेगा, जब एक क्रेता वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति से क्रय करता है जिसने उस व्यक्ति को किसी अन्य पक्षकार से उत्पीड़न, कष्ट, उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव अथवा मिथ्या वर्णन के द्वारा प्राप्त किया है, और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुबंध निरस्त नहीं किया जाता है, तो क्रेता को उस वस्तु पर अच्छा अधिकार
मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि मान लो कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें एक पार्टी के पास राइट रहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहे तो कर भी सकता है, और नहीं पूरा करना चाहे तो उसको पूरा करने से मना भी कर सकता है। तो अगर किसी एक पक्ष ने जो है वो उस सामान को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है वो प्राप्त किया है, व्यर्थनीय अनुबंध के अंदर जो है उसको प्राप्त किया है सामान को, और जब तक जो है वो दूसरी पार्टी अपने उस राइट को यूज कर पाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कहती है कि मुझे पूरा नहीं करना है, या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, या मुझे अपने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करना है, तो उससे पहले ही जो है उस पर्सन ने जो है वो सामान किसी और दूसरे पर्सन और तीसरे पर्सन को जो है वो सामान बेच दिया है। तो जिसने वो सामान खरीदा है, गुड फेथ में वो सामान खरीदा है, तो उस पर्सन को जो है उस सामान का एक बेटर टाइटल जो है वो अच्छा अधिकार मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ए ने जो है वो मिथ्या वर्णन के द्वारा, मिस रिप्रेजेंटेशन से जो है वो बी को इंड्यूस किया कि वो सामान जो है वो ए को बेच दे। ए ने कुछ भी ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मिथ्या वर्णन के थ्रू, कपट के द्वारा, जो भी जैसे भी, तो उसने जो है वो बी को इंड्यूस किया कि वो सामान उसको बेच दे और डिलीवर कर दे वो गाय उसको। तो बी ने जो है वो गाय जो है वो ए को डिलीवर कर दी, और ए क्योंकि मिथ्या वर्णन से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो वो चाहे तो बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर सकता है। तो क्योंकि उसको जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। बट जब बी उसको मना करता, उससे पहले ही क्या किया कि ए ने वो गाय जो है वो सी को बेच दी, और सी ने गुड फेथ में वो गाय जो है वो खरीद ली। सी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सेलर का जो टाइटल है, यानी कि ए का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, तो सी को जो टाइटल मिलेगा दैट विल बी अ गुड टाइटल। तो यहां पर जो है ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। बेशक वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बट वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। बट अगर वो जो ओरिजिनली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो उस केस में जो है वो फिर जैसे ये एक बेटर टाइटल नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर उसने चोरी करके वो सामान लिया होता, कि यहाँ पे तो था ना कि मिथ्या वर्णन के थ्रू लिया है, उसने कपट से लिया है, तो इस तरह से जो है उसने जो है वो सामान को लिया है जिसमें दूसरे वाली पार्टी के पास उस कॉन्ट्रैक्ट को मना करने का अधिकार था। बट अगर उसने मान लो चोरी करके वो लिया होता, तो उसके पास जो है वो बेटर टाइटल नहीं आता, और वो एक सही टाइटल जो है वो आगे खरीदने वाले को ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो यहां पे जरूरी है कि उनके बीच में, पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए, बेशक चाहे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही है। सेल बाय अ सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। कई बार क्या होता है कि जो सेलर है उसने सामान की जो है वो सेल कर दिया है सामान को, बट उसके बावजूद भी जो सामान का पोजेशन है, अधिकार जो है वो कस्टडी उसी के पास है, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है वो भी सेलर के पास ही है। और उस केस में जो है वो सेलर या दोबारा उस सामान को सेल कर देता है या प्लेज कर देता है, तो या उसका कोई मर्केंटाइल एजेंट जो है वो सामान को सेल कर देता है, तो जो सामान को खरीदने वाला है वो उस सामान का जो है उसको एक बेटर टाइटल, गुड फेथ में अगर वो सामान लिया है, तो उसको जो है वो सामान का बेटर टाइटल, गुड टाइटल जो है वो एक अच्छा टाइटल जो है वो मिल जाता है। मतलब कि सही गुड टाइटल का मतलब होता है कि सही मालिकाना हक जो है उसको मिल जाएगा। तो वो मालिकाना हक जो है वो बायर को मिल जाता है बशर्ते कि उसने जो सामान लिया है वो गुड फेथ में लिया है, उसको इस चीज की कोई जानकारी नहीं है कि ये सामान जो है पहले से बेचा जा चुका है। तो सेल बाय अ सेलर इन द पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। तो अगर उसको रीसेल भी किया गया है, तो उस केस में भी मतलब सामान को दोबारा से बेचा गया है, तब जो है वो बायर को एक बेटर टाइटल मिल जाता है, बशर्ते कि सेलर के पास क्या क्या चीजें हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके पास है, पोजीशन ऑफ गुड्स उसके पास है, और बायर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सामान पहले से बिक चुका है। वो अलग बात है कि जो सेलर है वो ओरिजिनल बायर को जो है वो जो भी उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी कंपनसेशन देनी पड़ेगी, जो भी नुकसान उठाना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। बट जो नया बायर है उसको बेटर टाइटल जो है उसका मिल जाता है। सेल बाय अ बायर इन पोजेशन बिफोर बाइंग, कि कई बार क्या होता है कि पोजेशन जो है वो बायर के पास चला गया है विद द परमिशन ऑफ सेलर, विद द परमिशन ऑफ
सेलर की सहमति से माल का जो पोजीशन ऑफ गुड्स जो है वो माल को रखने का अधिकार जो है वो बायर के पास चला गया है, बट उसका जो है वो मालिकाना हक अभी जो है वो बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो उससे पहले ही जो है वो बायर अगर वो सामान को किसी और को रीसेल कर देता है या किसी और के पास प्लेज कर देता है, तो जिसके पास भी वो सामान बेचा गया है या प्लेज किया गया है बायर के द्वारा, तो उसको जो है वो बेटर टाइटल देन द ओरिजिनल बायर जो है वो मिल जाता है। एक अच्छा स्वत्व, एक अच्छा अधिकार जो है वो मालिकाना हक जो है उसको मिल जाता है। देन सेल बाय अनपेड सेलर, कि अनपेड सेलर जो है वो क्या होता है कि जिसको जो है वो सामान जिसने बेचा है और उसने अपने अधिकार को, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज ऑफ गुड्स, इन सब को जो है वो यूज़ कर लिया है, मतलब माल पे पूर्वाधिकार को, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार जो उसके पास अनपेड सेलर के पास जो राइट्स हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसने जो है उन सभी राइट्स को यूज़ कर लिया है, बट उसके बावजूद भी उसकी पेमेंट नहीं हो रही है, तो उसके पास अधिकार रहता है कि वो एक नोटिस जो है वो ओरिजिनल बायर को देगा कि अगर आप जो है वो इतने समय में पेमेंट नहीं करते तो इस सामान को जो है वो आगे दोबारा बेच दिया जाएगा। तो उस अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि उस सामान को वो रीसेल कर सकता है, और जो ओरिजिनल बायर के अलावा किसी दूसरे पर्सन को, जो नए बायर को जो सामान बेचा जा रहा है, तो उस नए बायर को जो है वो उसका सामान का बेटर टाइटल मिल जाता है। देन सेल बाय अ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जिस को सामान जो है वो कहीं से मिल गया है, गुम हुआ, किसी का खोया हुआ सामान उसको मिल गया, तो वो स्पेसिफिक कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस में जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस सामान को बेच सकता है। और जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास उसका कोई मालिकाना हक नहीं है, बट फिर भी वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में जो है वो खरीदने वाले को अपने से अच्छा टाइटल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। वो तब होता है नॉर्मली कि जब जो फाइंडर ऑफ गुड्स हैं उसके जो भी खर्चे हुए हैं उसको पेमेंट करने से जो है वो ओरिजिनल बायर जो है वो मना कर देता है, या उसने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं उसके बावजूद भी उसको ओरिजिनल ऑनर के बारे में नहीं पता चल रहा है, और ओरिजिनल ऑनर जो है उस सामान का वो उसके खर्चे पे करने से मना कर देता है। तो उस केस में अगर वो सामान जो है वो पेरिशेबल नेचर का है और उसने जो है उस पे 2/3 जो भी उसकी सामान की वैल्यू है उसका 2/3 जो है उसके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, जेन्युइन एक्सपेंसेस उसके ऊपर लॉफुल एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो उस केस में जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स को जो है वो एक ऐसा अधिकार मिल जाता है कि वो उस सामान को बेच सकता है, और जिसको वो सामान बेचेगा तो खरीदने वाले को एक बेटर टाइटल जो है वो सेलर से अच्छा एक टाइटल जो है वो मिल जाता है। देन सेलर बाय द पॉनी। पॉनी और प्लेजी का मतलब होता है कि जिसने जो है वो गिरवी रख के, किसी सामान को गिरवी रख के उधार दिया हुआ है, तो उसके पास भी अधिकार रहता है, क्योंकि वो असली मालिक तो नहीं है, बट फिर भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में उस पॉनी के पास, उस रहन गृहता के पास भी एक अधिकार रहता है कि वो सामान को बेच सकता है, और खरीदने जो उससे सामान को खरीदेगा उसको जो है वो बेटर टाइटल देन दैट पॉनी जो है वो मिल जाता है, कि उसका उधार जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है, उसने नोटिस सर्व कर दिए, उसके बावजूद भी उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के बाद उसके पास राइट रहता है पॉनी के पास कि उस सामान को बेच सकता है। तो अगर उसने उन सब सर्कमस्टांसेस को, सब चीज़ों को, सब कंडीशंस को पूरा करने के बाद जो है उसको सामान को बेचा है, तो पॉनी से खरीदने वाले पर बायर को जो है वो पॉनी से बेटर टाइटल जो है वो मिल जाता है। देन सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि इन केस की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो इंसॉल्वेंट किसी के केस में जो है वो जो सामान है वो उस पर्सन के ऑफिशियल रिसीवर के पास, राजकीय प्रापक के पास जो है वो चला जाता है, और वो ऑफिशियल रिसीवर जो है वो सामान का ऑनर नहीं है, बट वो जिसको भी वो बेचेगा, जो भी लीगल टर्म्स हैं उनको, लीगल कंडीशंस हैं उनको पूरा करने के बाद जो है जिसको भी वो सामान बेचा जाएगा, वो पर्सन जो है उस ऑफिशियल रिसीवर से या लिक्विडेटर से या असाइनी से जो है वो बेटर टाइटल उसको एक अच्छा अधिकार, श्रेष्ठ अधिकार जो है वो मिल जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में जो है नॉन ओनर्स की, जो मालिक नहीं थे, जैसे हमने बताया आपको कि वो मालिक नहीं थे, अनपेड सेलर, ये फाइंडर ऑफ गुड्स, पॉनी, ऑफिशियल रिसीवर, ये उसके सामान के मालिक नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बेचा, बट जिस को वो बेच रहे हैं तो खरीदने वाले के पास जो है वो उससे एक बेटर टाइटल जो है वो मिल जाता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में जनरल जो रूल है वो ये कहता है कि जो मालिक है, जिसके पास ऑनरशिप राइट है, वही जो है वो उस माल के स्वामित्व के अधिकार को हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, जिसके पास वो ऑनरशिप राइट्स हैं, वो टाइटल
जिसके पास है वही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसके बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो आज इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। ओके, थैंक यू।